रीबर्थ फॉर माई हार्टलेस रिवेंज एपिसोड 7 रायचंद विला। महिमा नेत्रा को लेकर नीचे आई, जिसने अभी प्यारा सा रेड कलर का कुर्ता सेट पहना था। नेत्रा को देखकर जहां रायचंद फैमिली के जेंट्स के चेहरे पर स्माइल आई, वही रुद्रांश अपनी आंखों को बिना झपके ही बोला, ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि ये प्यारी सी लड़की इतनी हॉट भी लग सकती है। उसकी बात सुनकर नेत्रा अपना पाउट बनाकर बोली, आप मुझे छेड़ रहे हो मॉन्स्टर। रुद्रांश नेत्रा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नो बेटू, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। ये सुनकर नेत्रा ने ऊपर रुद्रांश की तरफ देखकर पूछा, ऐसे ऐसे कौन तारीफ करता है? रुद्रांश नेत्रा को अपनी फेमस डेविल स्माइल देकर बोला, मैं रुद्रांश सिंह राजवंश। अब जब मैं ही सबसे डिफरेंट हूँ तो मेरे तारीफ करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट ही होगा ना बेबी। अभी नेत्रा का मुंह बन गया और वो बोली, आपको पता है मॉन्स्टर, आप पूरे पागल हो। रुद्रांश अपनी गर्दन हिलाकर बोला, हाँ मुझे पता है और आपने ही इस मॉन्स्टर को पागल बनाया है। नेत्रा अपनी चिड़ी हुई शक्ल बनाकर बोली, डैड अंडरस्कोर। रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर उसके नाक को पिंच करके बोला, अर्थ बिजी है, उसके फोन कॉल्स में और बाकी सब भी तैयारियों में लगे हुए हैं, ऐसे में सिर्फ मैं ही फ्री हूँ। वैसे हैप्पी बर्थडे टू माय गुलाब जामुन। नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर बोलो, थैंक यू मॉन्स्टर, पर आप मुझे गुलाब जामुन क्यों बुलाते हो? रुद्रांश अपनी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मुझे पसंद है तुम्हें इस नाम से बुलाना। नेत्रा ने अपनी नाक सिकुड़ ली और अपना अजीब सा मुंह बनाकर बोली, गुलाब जामुन, रियली? मैं क्या कोई खाने की चीज हूँ? नेत्रा के इस सवाल पर रुद्रांश अपने मन में बोला, अरे बेटू, तुम्हें अभी तक ये पता नहीं कि तुम क्या चीज हो। रुद्रांश नेत्रा के साथ वहां खड़ा था कि तभी पीछे से कोई आया और जब नेत्रा ने उस इंसान को देखा, उसके मुंह से निकला, ड अंडरस्कोर डैडा। राजवीर धीरे से नेत्रा का हाथ पकड़कर बोला, कम विथ मी नेत्रा। रुद्रांश ने राजवीर का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को नेत्रा के हाथ पर से छुड़ाकर अपनी सर्द आवाज में बोला, एक्सक्यूज मी मिस्टर रायचंद, क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस पर राजवीर अपनी आंखों को घुमाकर रुद्रांश से घूरकर बोला, इट्स नॉन ऑफ यू व बिजनेस रुद्र। अभी तो रुद्रांश को भी गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में अपने दांत पिसकर बोला, इट इज माई बिजनेस, क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी को लेकर जा रहे हो एंड आई डोंट ट्रस्ट यू विथ हर। उन दोनों की ही आंखों में आग दिख रही थी, जिसे देखकर नेत्रा डर रही थी, पर सबसे ज्यादा चिंता उसे इस बात की हो रही थी कि गुस्से की वजह कोई किसी को हट ना कर दे। दोनों ही टक्कर के थे, पर राजवीर हर लिहाज में रुद्रांश से बड़ा था तो नेत्रा को रुद्रांश के लिए काफी डर लग रहा था। जब राजवीर ने रुद्रांश की बात सुनी, वो अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, ये मेरी भी बेटी है। राजवीर के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर नेत्रा अपनी बड़ी बड़ी हैरानी भरी नजरों से राजवीर की तरफ देखने लगी। जब रुद्रांश के कानों पर राजवीर के बोले हुए ये शब्द पड़े, वो अपना मुंह बनाकर अपनी व्यंग भरी आवाज में बोला, अरे वाह, मतलब आपको ये याद आ गया कि ये आपकी बेटी है। तब आपकी इस याददाश्त को क्या हुआ था? जब इस बच्ची को उसके डैडा की जरूरत थी, तब नहीं आए आप ये कहने कि ये आपकी बेटी है? तब आपको ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये आपकी ही औलाद है और इसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है? आज जब अर्थ इसे बाप का प्यार दे रहा है तो आपको आपका इसके साथ वो रिलेशन याद आया, जिसे आप कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे। रुद्रांश की बात सुनकर राजवीर को अंदर से काफी हर्ट हो रहा था, पर वो ये अपने चेहरे पर नहीं दिखा रहा था। रुद्रांश राजवीर की तरफ देखकर बोला, आपका टाइम ओवर हो गया है और ये मेरे फ्रेंड का टाइम है और वही इसका बाप भी है। राजवीर कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उन्हें पीछे से अर्थ की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ पर? और आज के दिन मेरी बेटी की आंखों में आंसू क्यों? किसने रुलाया इसे? रुद्रांश राजवीर को घूरकर बोला, तेरे डैड ने अर्थ। अब तो अर्थ की भी मुठियां कस गई। वही नेत्रा की आंखें बड़ी बड़ी हुई और वो अपना सिर हिलाने लगी, पर ना ही रुद्रांश ने और ना ही अर्थ ने उस पर ध्यान दिया। अर्थ राजवीर की तरफ देखकर अपनी रुड आवाज में बोला, क्यों, क्या हुआ डैड, और आप मेरे बेटी के पास क्या कर रहे थे? राजवीर भी अर्थ की आंखों में देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मुझे नेत्रा से सिर्फ बात करनी थी। ये सुनकर अर्थ ने अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ लिया और अपनी भौहों को ऊपर उठाकर राजवीर से बोला, कैसी बात? और आपको इससे जो भी बात करनी है
आप वो मेरे आगे मेरी प्रेजेंस में करोगे क्योंकि मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अर्थ की इस बात पर राजवीर बोला, अर्थ अंडरस्को। महिमा की आवाज ने राजवीर की बात रोक दी। बच्चों पूजा शुरू करनी है, आ जाओ। अर्थ नेत्रा का हाथ पकड़कर वहीं से चिल्लाया, आए माँ। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, चलो बेटा। इसी के साथ अर्थ नेत्रा को वहां से लेकर गया, पर नेत्रा की आंखें तो राजवीर पर ही टिकी हुई थी, जो खुद भी उसकी तरफ देख रहा था। जहां अर्थ का ध्यान आगे था, वही रुद्रांश अपनी तेज नजरों से राजवीर को घूर रहा था। जैसे ही अर्थ नेत्रा को वहां से ले गया, वहां अध्यम आया और राजवीर बोला, कल तक मैं मेरी बेटी से दूर भागता था, पर आज जब मुझे उससे बात करनी है तो कोई मुझे उसके करीब भी नहीं जाने दे रहा। अचानक से वो उसके आंखों में जमी हुई हल्की सी नमी को साफ करके बोला, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे मेरी बेटी वापस मिलेगी, पर क्या मुझे वो एक चांस देगी? अध्यम राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर अपनी छोटी सी स्माइल के साथ बोला, जरूर देगी डैड। जब उसने मुझे और आरू को चांस दिया तो आपको भी जरूर देगी, पर मैं भाई का नहीं बता सकता कि वो आपको नेत्रा के करीब जाने देंगे या नहीं, क्योंकि वो और रुद्र भाई उसके लिए बेहद प्रोटेक्टिव हैं। राजवीर भी अध्यम की इस बात से सहमत था। अभी वो लोग सब पूजा में बैठे हुए थे, जहां अर्थ और नेत्रा साथ में बैठे थे और बाकी सब उन दोनों के पीछे थे। राजवीर वहां बैठे पंडित जी की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, पंडित जी, ये पूजा मुझे मेरे बेटे और बेटी के लिए करनी है। आज इन दोनों का जन्मदिन है और आज इनके नाम से ही पूजा करनी है। इस पर अर्थ उनकी तरफ देखकर बोला, मेरे नाम से पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हर बर्थडे पर घर में मेरे नाम से पूजा होती आई है, पर आज यहाँ मेरी बच्ची है और इसका ये फर्स्ट बर्थडे है जो इसके अपने घर में सेलिब्रेट होगा, तो आज की पूजा भी इसके ही नाम से होगी। अर्थ की इस बात ने सबके होठों पर स्माइल लाई, पर नेत्रा शॉक थी और वो अपने उसी शॉक में बोली, डैड अंडरस्को। अर्थ नेत्रा की बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, आप चुप रहिए बाबू और पंडित जी आप पूजा स्टार्ट करिए। अर्थ की बात सुनकर पंडित जी बोले, जी अर्थ बाबा। अभी नेत्रा की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर अर्थ बोला, मैंने तभी बोला था ना कि आज मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए, तो अब तुम्हारी आंखों में ये बुरे आंसू क्यों हैं? नेत्रा अर्थ को अपनी क्यूट सी स्माइल देकर बोली, ये बुरे वाले नहीं, अच्छे वाले आंसू हैं डैड, और इन अच्छे आंसुओं के पीछे की वजह है आप। आपने सच में मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे वो सब दे दिया जिनके बारे में कभी सोचना तो दूर, मुझ में उसके सपने देखने की भी हिम्मत नहीं थी। नेत्रा की इस बात पर अर्थ नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थामकर बोला, किसने कहा कि तुम में सपने देखने की हिम्मत नहीं है? तुम्हें जो सपना देखना है तुम देखो, और तुम्हारे हर एक सपने को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा सपना क्यों ना हो। अगर मेरी बेटी को पूरी दुनिया भी उसके कदमों में चाहिए होगी तो मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊंगा। आप बस एक बार अपने डैड को ऑर्डर देना और आपके उस ऑर्डर को पूरा मैं करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है बेबी। नेत्रा ने अपना सिर हिलाया और अर्थ ने उसे अपनी बाहों में भरकर उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर बाद अर्थ राजवीर के पास आया और बोला, डैड। राजवीर अर्थ की तरफ मुड़कर बोला, हाँ अर्थ। अर्थ ने सोफे पर बैठते हुए राजवीर से पूछा, आपने सभी को पार्टी का इनविटेशन भिजवा दिया? राजवीर खुद भी सोफे पर पीछे की तरफ लीन होकर बोला, हाँ, सबके पास आज शाम की पार्टी का इनविटेशन पहुंच गया है। अर्थ अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोला, तो फिर आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उनका नया माफिया किंग कितना बेरहम है, और साथ ही साथ मुझे मेरी बेटी की रियल आइडेंटिटी भी सबसे सामने लानी है, ताकि फ्यूचर में कोई भी अर्थ रायचंद के बच्चे के साथ बदतमीजी करके अपनी मौत को बुलावा ना दे। पहले ही उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, पर अब मैं उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। राजवीर ने अपना सिर हिलाया और तभी उसके दिमाग में कुछ बात आई और वो बोला, अर्थ, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। अर्थ अलर्ट होकर बोला, हाँ बोलिए। राजवीर ने बात का बतंगड़ ना बनाते हुए अर्थ से पूछा, तू कल कुछ बात कर रहा था कॉलेज रिलेटेड? राजवीर का सवाल सुनकर अर्थ राजवीर की तरफ देखकर बोला, हाँ, मुझे नेत्रा की एडमिशन करवानी है, इसी के सिलसिले में बात कर रहा था मैं, और वैसे भी मुझे उसकी स्टडी पूरी करवानी है। अगर वो यहाँ मुंबई में नहीं पढ़ना चाहती तो मैं उसे जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ाऊंगा, सिवाय न्यूयॉर्क के। उस सिटी में मेरी बेटी फिर से अपना कदम नहीं रखेगी, गलती से भी नहीं, और ना मैं ऐसा कुछ होने दूंगा।
राजवीर अर्थ की बात में हामी भरकर बोला, तूने सोचा कि तू उसकी एडमिशन किस कॉलेज में करवाएगा? अभी तो अर्थ की भौहें सिकुड़ गई और वो अपनी सर्द आवाज में बोला, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अभी इन सब में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हो? अर्थ की बात सुनकर राजवीर के एक्सप्रेशन चेंज हुए, पर अर्थ राजवीर की तरफ देखकर अपनी इमोशनलेस आवाज में बोला, डोंट वरी डैड, क्योंकि नेत्रा का सही गलत सोचने के लिए मैं अभी जिंदा हूं, तो आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। अर्थ राजवीर से बात कर ही रहा था कि वहां रुद्रांश आया, पर उसके चेहरे पर अभी चिंता वाले भाव झलक रहे थे। रुद्रांश अर्थ की तरफ देखकर अपनी परेशानी भरी आवाज में बोला, अर्थ, मेरे साथ आ, एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुझे। रुद्रांश की बात सुनकर और उसके एक्सप्रेशन देखकर अर्थ को भी चिंता होने लगी और वो वहां से उठकर रुद्रांश के साथ एक तरफ आया। हाँ बोल, और तू इतना टेंस क्यों लग रहा है रुद्र? एवरीथिंग इज ओके? रुद्रांश टेंशन की वजह से अपनी गर्दन पर अपना हाथ फेरकर बोला, आई डोंट नो यार कि मैं तुझे ये बात कैसे बताऊं, पर तेरा वो दादा कमलेश सिन्हा यहाँ मुंबई आ चुका है और आज के दिन उसका यहाँ मुंबई में होना मुझे कोई खतरे का आगाज लग रहा है। अर्थ, देख हम उसे संभाल सकते हैं, पर बेबी उसका क्या? जितना मैं तेरे उस कमीने दादू अंडस को। अर्थ उसे अपनी लाल आंखों से घूरने लगा, जिसके तुरंत बाद रुद्रांश अपनी बात संभाल कर आगे बोला, मेरा मतलब है सौतेले दादा को जानता हूँ, वो माफिया किंग की पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। रुद्रांश की बात सुनकर अभी अर्थ के अंदर ज्वालामुखी उबल रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उन्हें पीछे से राजवीर की गुस्से भरी आवाज आई, वो किसी भी हद तक जा सकता है, पर हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। ये सुनकर रुद्रांश राजवीर को देखकर बोला, अच्छा तो क्या करेंगे आप और कैसे रोकेंगे अपने उस सौतेले बाप को मिस्टर रायचंद? अर्थ भी उनकी बातें सुन रहा था। राजवीर उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो कुछ भी कर सकता है और हम इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते, स्पेशली नेत्रा की लाइफ के साथ तो नहीं। राजवीर की इस बात पर रुद्रांश उसका मजाक बनाते हुए बोला, अरे वाह अर्थ, देख तो जरा क्या चमत्कार हो रहा है। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा यार कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मतलब कल तक जो बाप अपनी ही बेटी को जान से मारना चाहता था, आज उसे ही अपनी बेटी की इतनी चिंता हो रही है। इट्स रियली मिरेकल। अभी तो राजवीर भी गुस्से में बौखलाते हुए बोला, रुद्र मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अब रुद्रांश भी अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करके बोला, हाँ आप मजाक के मूड में नहीं हो तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? मिस्टर रायचंद, कल तक आपको वो बच्ची जिए या मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर आज अचानक से आपके मन में उसके लिए इतनी केयर, ये मुझसे कुछ हजम नहीं हो रहा है। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपनी आंखों को सिकुड़कर राजवीर को देखते हुए बोला, कहीं आप हम दोनों का ध्यान उस कमलेश सिन्हा पर लगाकर नेत्रा को होम करने की तो नहीं सोच रहे हो? आपने जैसे मेरी नैना की जान ली थी, वैसे ही आप नेत्रा की भी जान लेना चाहते हो? ये सुनकर राजवीर अपना सिरना में हिलाकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है रुद्र, और मैंने नैना को नहीं मारा था। अभी अर्थ राजवीर पर भड़कते हुए बोला, आपने नहीं मारा था तो किसने मारा था? जब मैं वहां आया मुझे गन आपके पास दिखी और नैना जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके सीने से खून निकल रहा था। राजवीर अपने बेटे को समझाते हुए बोला, अर्थ तू तो यकीन कर कि मैं नैना को क्यों मारता? वो मेरे लिए मेरी बेटी थी और मैं अपनी बेटी को क्यों मारता? अर्थ अपनी गुस्से भरी आंखों से राजवीर की तरफ देखकर बोला, लिसन डैड, मुझे आपकी इन बातों को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आपको क्या लगता है कि एक बार वही झूठी बात बार बार रिपीट करने से वो सच बन जाएगी और मैं आप पर यकीन करूंगा? नो नेवर। जो कुछ आपने नैना के साथ किया उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर आप पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। अर्थ रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, चल रुद्र, हम इन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें बहुत कुछ प्लान करना है, क्योंकि मैं मेरी वजह से मेरी प्रिंसेस की लाइफ खतरे में नहीं डालूंगा, और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि उस मतलबी बुड्ढे का मेन टारगेट इस बार मैं नहीं मेरी नेत्रा ही है। रुद्रांश अर्थ की चिंता समझते हुए बोला, तू नेत्रा की चिंता मत कर, मैं विला के बाहर हमारी हाई सिक्योरिटी लगा दूंगा, और जब एक किसी की भी सही से चेकिंग नहीं होती, कोई अंदर नहीं आएगा। आज की पार्टी में किसी को गन या नाइफ तो क्या छोटा सा नेल कटर भी लाना अलाउ नहीं होगा।
अर्थ ने बस अपना सिर हिलाया और वो दोनों फिर से विला और स्पेशली नेत्रा की सिक्योरिटी पर ध्यान देने लगे। शाम का वक्त जैसा रुद्रांश ने कहा था, रायचंद विला के मेन गेट पर कड़ी सिक्योरिटी थी और बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहे थे। पूरा विला लाइट्स और बहुत यूनिक तरीके से सजाया गया था, जिसे देखकर ही सबकी आंखें चौंधिया रही थी। वहां मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन, टॉप डॉक्टर्स और काफी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल थी। रायचंद विला के सभी मर्दों ने उनके बिजनेस सूट पहने थे, जिसमें वो सब बहुत हैंडसम लग रहे थे। वही रुद्रांश ने भी रॉयल ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था, जिसमें वो किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था। आरंभ राजवीर की तरफ देखकर बोला, डैड, सभी गेस्ट आ चुके हैं पर माँ और खरगोश कहाँ हैं? इस पर राजवीर के बदले अर्थ बोला, आज उसका दिन है आरंभ, तो उसे ठीक से रेडी होने दे, और वैसे भी रायचंद फैमिली की प्रिंसेस होने के साथ साथ वो माफिया प्रिंसेस भी हैं, तो उसकी एक झलक पाने के लिए सबका वेट करना तो बनता है। अगर वो आज सबको 2 घंटे भी इंतजार कराएगी तो सबको करना ही होगा। रुद्रांश खुद भी अर्थ की इस बात से सहमत होकर बोला, मैं अर्थ की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब से सब उसके लिए वेट करेंगे, ना कि वो किसी के लिए वेट करेगी। जहाँ एक तरफ रायचंद विला में पार्टी की धूम थी, वहीं दूसरी तरफ रायचंद विला से थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी, जिसमें एक औरत 2 आदमियों के साथ बैठी हुई थी। उस औरत ने बहुत छोटे कपड़े पहने थे और उन दोनों के ही हाथ उसके बदन पर रेंग रहे थे। वो तीनों बैक सीट पर थे और ड्राइवर आगे मौजूद मिरर से सब देख रहा था और उसके अंदर भी जैसे आग सी लगने लगी थी। उनमें से एक आदमी जो अधेड़ उम्र का था, उसने उस औरत से पूछा, आज रायचंद विला में पार्टी है, तो तुम उनके रंग में भंग क्यों नहीं डालना चाहती माया? हाँ, ये माया ही थी जो अभी उन दोनों आदमियों के साथ थी। उस आदमी की बात सुनकर माया अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोली, मैं इतने जल्दी अपनी उस सो कॉल्ड बेटी की खुशियां नहीं छीनना चाहती, पहले उसे वो तो मिल जाने दो जिसके लिए वो यहाँ आई है। इस पर उस दूसरे आदमी ने माया से पूछा, और वो क्या है बेबी? माया उस शख्स की तरफ देखकर बोली, उसका बाप, मतलब राजवीर रायचंद। उसने अब तक उस कचरे को अपनी बेटी एक्सेप्ट नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि जब वो उसे अपनी बेटी एक्सेप्ट करे तब मैं उसके आगे जाऊँ। एक बार उसे उसका सब कुछ, उसकी सारी खुशियाँ मिल जाए, फिर देखना कि मैं उस गंदगी से उसकी खुशियाँ कैसे छीनती हूँ। वो क्या है ना अखिल, किसी को एक पल में मारने और तड़पाने में जितना मज़ा नहीं आता, उतना उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके तड़पाने में आता है। जब उसका बाप उसे एक्सेप्ट करेगा, तब मैं उस लड़की को उन सब की नज़रों से चुराकर वापस अपने साथ उस नर्क में ले जाऊंगी और फिर शुरू करूंगी अपना सबसे फेवरेट गेम, उस लड़की को टॉर्चर करने का। वो अधेड़ उम्र का आदमी माया को अपने करीब खींचकर बोला, तुम्हें जब जो करना है वो करना, पर अभी मुझे उस अर्थ की माफिया किंग की पोजीशन मेरे बेटे अखिल के लिए चाहिए। इस कार में कोई और नहीं, कमलेश सिन्हा और उसका बेटा अखिल ही था, जो माया के साथ अय्याशियां कर रहा था और माया के मुंह से आवाजें निकल रही थी। रायचंद विला में अभी सब हॉल में मौजूद थे और आपस में बातें कर रहे थे। हॉस्पिटल का स्टाफ भी वही था और उनमें सिद्धि भी मौजूद थी, जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बातों में लगी हुई थी, पर इस बीच उसका ध्यान बार बार अर्थ पर जा रहा था, जो अभी रुद्रांश के साथ खड़ा था। तभी कियान माइक लेकर सेंटर में आया और उन सभी गेस्ट की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, अटेंशन एवरीवन। कियान की आवाज सुनकर उन सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ी और वो पूरा हॉल खामोश हो गया। उस हॉल में अभी इतनी शांति थी कि वहां अगर एक सुई भी पड़ती तो उसकी आवाज सुनाई देती। सिर्फ कियान की आवाज उस पूरे हॉल में गूंजी, आप सभी पार्टी के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि आज मेरे भाई का बर्थडे है और उसके साथ ही उनके माफिया किंग बनने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी यहाँ होने वाली है। पर क्या आज की ये पार्टी सिर्फ इसीलिए है? नहीं। कियान की इस बात ने वहां मौजूद सभी को हैरानी में डाल दिया था और उन सभी के दिमाग में अभी बस एक ही सवाल चल रहा था कि इसके अलावा और कौन सी वजह होगी जो रायचंद सर ने इतनी ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अभी सब हल्के आवाज से खुसुर फुसुर करने लगे थे। वही रायचंद मेंस और रुद्रांश के चेहरे पर हल्की सी दबी हुई मुस्कुराहट थी, जो कोई नहीं देख पा रहा था। वैसे भी वो सब अपने एक्सप्रेशन छुपाने में काफी ज्यादा माहिर थे, तो ऐसे में उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये बताना और उनके चेहरे से उनका हाल बताना सबके लिए लगभग नामुमकिन ही था।
अभी वहां मीडिया भी मौजूद थी और उनके दिमाग में तो सबसे ज्यादा सवाल घूम रहे थे। उनमें से एक ने कियान से पूछा, मिस्टर रायचंद, क्या आप हमें बता सकते हैं कि अगर ये पार्टी किंग के बर्थडे और अनाउंसमेंट के लिए नहीं रखी गई है तो फिर किस लिए रखी गई है? कहीं इसमें किंग उनके शादी की कोई अनाउंसमेंट तो नहीं करने वाले? क्या किंग की कोई गर्लफ्रेंड है? उस न्यूज रिपोर्टर की ये बात सुनकर सिद्धि की आंखें चौड़ी हो गई और वो बस अर्थ की तरफ ही देखने लगी, जिसके चेहरे पर अभी ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। जब आरंभ ने ये बात सुनी, वो गुस्से में उस बेचारे पर फट पड़ते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अर्थ भाई कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे और तुम लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो, वरना मैं तुम लोगों पर ऐसा केस बनाऊंगा कि तुम सब चाहकर भी कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। आरंभ की इस धमकी से उस न्यूज रिपोर्टर की बोलती ही बंद हो गई और वैसे भी उन लोगों को पता है कि आरंभ रायचंद दुनिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हैं। अगर आरंभ ने कोई केस अपने हाथ में ले लिया तो उसे जीते बिना वो चैन नहीं लेता था। मतलब आरंभ से उलझना उन लोगों को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता था। आरंभ की वार्निंग के बाद किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से कोई सवाल पूछने के लिए अपना मुंह तक खोले और ये देखकर रायचंद मेंस और रुद्रांश के चेहरे पर उनके शैतानी भाव आ गए थे। वही सिद्धि की नजरें अभी भी अर्थ पर ही टिकी हुई थी और वो सोचने लगी, जैसा उस न्यूज रिपोर्टर ने बोला वो सच हुआ और अर्थ किसी और के साथ अपने शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं तो मैं क्या करूंगी? मैं उन्हें अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, ऐसे में वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। अर्थ किसी और के साथ अंडस्को नहीं, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हे भगवान, प्लीज ऐसा कुछ भी मत होने दीजिएगा। जहां एक तरफ सिद्धि मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, वही अर्थ के दिमाग में कुछ तो शैतानी चल रहा था, पर क्या इसका पता लगाना मुश्किल था। कियान के फोन पर एक मैसेज आया, जिसके बाद उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और वो उन सभी गेस्ट की तरफ देखकर माइक में बोला, हाँ तो सभी अपना दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज के इस पार्टी की असली जान यहाँ आ चुकी है। प्लीज वेलकम टू माई बेबी सिस्टर मिस नेत्रा रायचंद। इसी के साथ उस हेलोजन लाइट का पूरा फोकस ऊपर सीढ़ियों पर पड़ा, जहां नेत्रा अभी महिमा के साथ खड़ी थी। नेत्रा ने इस वक्त रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत सा प्रिंसेस गाउन पहना था, जिसकी कीमत ही ना जाने कितनी होगी। नेत्रा अभी किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी और उसे देखकर रुद्रांश की आंखें फटी की फटी रह गई थी और अचानक से उसके मुंह से निकला, कोई सेम टाइम पर इतना खूबसूरत और क्यूट कैसे लग सकता है? वैसे रुद्रांश की बात अर्थ ने सुन ली और वो अपनी प्राउड भरी आवाज में बोला, क्योंकि ये मेरी बेटी है ना तो इसे ये टेक्निक पता है। रुद्रांश ने अर्थ की बातों पर ध्यान नहीं दिया और नेत्रा की तरफ देखकर अपने मन में बोला, मेरा गुलाब जामुन, आज सच में मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो पता नहीं मैं कब तक खुद को रोक पाऊंगा। जहां रुद्रांश की नजर सिर्फ नेत्रा पर टिकी हुई थी, वही नेत्रा इतने लोगों को देखकर बुरी तरह से घबरा गई। महिमा नेत्रा का हाथ पकड़कर बोली, नेत्रा चलो बेटा। नेत्रा अपना सिर ना में हिलाकर बोली, मम्मा इतने सारे लोग हैं, मुझे डर लग रहा है। महिमा नेत्रा का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोली, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है बेबी, मैं हूँ और आपकी पूरी फैमिली भी तो है, चलो। तभी अर्थ वहां आया और नेत्रा के गालों को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, माई लिटिल प्रिंसेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। नेत्रा अर्थ को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, थैंक यू डैड। अर्थ ने महिमा की तरफ देखकर पूछा, माँ आपने इसे काला टिका लगाया ना, वरना नजर लग जाएगी इसे। महिमा ने भी बस हाँ में अपना जवाब दिया, जिसके बाद अर्थ नेत्रा के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, चलो बेबी। नेत्रा को इतने लोगों के आगे डर तो काफी लग रहा था, पर उसे ये भी पता था कि उसके डैड उसके साथ हैं और फिर मॉन्स्टर भी तो था और उनके होते हुए नेत्रा को कुछ नहीं हो सकता था। नेत्रा नीचे आई और उसे देखकर सभी गेस्ट के मुंह खुले के खुले ही रह गए। सब आपस में बात करने लगे और उन लोगों को देखकर नेत्रा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। नेत्रा की प्रॉब्लम को समझकर रुद्रांश उसके पास आया और उसने नेत्रा का दूसरा हाथ पकड़ा, जहां उसका एक हाथ पहले से ही अर्थ के हाथ में था और वो नेत्रा को शांत कराने के लिए उसके हाथ के बैक साइड पर अपने अंगूठे से छोटे सर्कल बना रहा था। वहां मौजूद उनके एक बिजनेस पार्टनर ने राजवीर की तरफ देखकर पूछा, नेत्रा रायचंद, पर आपकी तो कोई बेटी नहीं थी, फिर ये अचानक से बेटी कहाँ से आ गई?
उसकी ऐसी आवाज सुनकर राजवीर उस पर भड़क कर बोला, तुम ये भूल रहे हो कि तुम मुझसे बात कर रहे हो और मुझसे सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं है। ये सुनकर उसकी आंखें डर से फैल गई और वो झट से अपनी गर्दन झुकाए बोला, माफ करिए सर, पर मैंने बस ऐसे ही क्यूरोसिटी में आपसे सवाल पूछ लिया। राजवीर अपनी सर्द आवाज में बोला, फिर से ऐसी गलती ना हो, वरना मैं कोई गलती नहीं करूंगा। उस बेचारे के अभी पसीने छूटने लगे थे और वो अपने पसीने को साफ करके अपनी डर भरी आवाज में बोला, जी, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजवीर ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और कियान के हाथ से माइक लेकर अपनी बुलंद आवाज में बोला, मुझे पता है कि सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, पर सबसे पहले मैंने यहाँ सबको जिस चीज के लिए बुलाया वो कर ले। उन लोगों ने उसके डर से झट से अपना सिर हिलाया, जिसके बाद राजवीर ने अध्यम और आरंभ को कुछ इशारा किया और वो दोनों वहां से चले गए। अगले कुछ ही मिनटों में वो वहां एक फूड ट्रॉली लेकर आए जिस पर 2 केक रखे हुए थे। उसमें एक केक बहुत बड़ा था और दूसरा छोटा सा ही था, पर वो भी काफी खास लग रहा था। पर उस केक को देखकर ही लोग ये समझ चुके थे कि ये अर्थ के लिए था। जब नेत्रा का ध्यान उस बड़े से केक पर पड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो बोली, ये तो प्रिंसेस कैस्टल वाला केक है। अर्थ नेत्रा की तरफ देखकर बोला, आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है तो उसके लिए यही केक बनता ना, तो आप आज यही केक कट करोगे। नेत्रा अर्थ के केक की तरफ देखकर बोली, पर आपका वाला आपके जैसा है। अर्थ ने कंफ्यूज होकर पूछा, आपके जैसा मतलब बेबी? नेत्रा अर्थ को देखकर बोली, आप जैसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो वैसे ही ये केक भी है और इस पर क्राउन और शेर भी हैं। रुद्रांश नेत्रा से बोला, हाँ तो तुम्हारे डैड रियल टाइगर हैं तो इनके लिए ये स्पेशल केक। नेत्रा ने बस अपना सिर हिलाया और तभी वहां एक सर्वेंट तलवार लेकर आया, जिसे देखकर नेत्रा की रूह कांप गई और वो अपनी डरी हुई आवाज में बोली, ये स्वॉर्ड क्यों लाई? उन्होंने देखा कि नेत्रा कैसे डर गई हैं, जिसके बाद अर्थ नेत्रा को प्यार से समझाते हुए बोला, बेबी तुम्हारा केक सिंपल नाइफ से कैसे कटेगा? देखो ये कितना बड़ा है और जब केक इतना बड़ा है तो नाइफ भी बड़ा होना चाहिए। आप डर क्यों रही हो, मैं हूं ना? नेत्रा ने अर्थ की तरफ देखकर पूछा, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना डैड? अर्थ ने बस अपना सिर हिलाया और उस सर्वेंट ने वो तलवार रुद्रांश के पास दी। रुद्रांश ने उस तलवार को नेत्रा के हाथ में दी, जिसके हाथ अभी बुरी तरह से कांप रहे थे, पर जब अर्थ ने नेत्रा का हाथ पकड़ा वो थोड़ी शांत हुई और उन दोनों ने एक एक करके वो दोनों केक कट कर दिए। अभी उनके केक कटिंग का प्रोग्राम तो हो चुका था, पर अभी भी उन सभी में एक क्यूरोसिटी बनी हुई थी कि आगे किस चीज की अनाउंसमेंट होने वाली थी और क्या था नेत्रा का राज, उसकी असली पहचान। राजवीर माइक लेकर वहां आया और उन लोगों की तरफ देखकर बोला, हाँ अभी मेरे बच्चों के बर्थडे का केक तो कट गया, अभी रही सबसे जरूरी बात जिसके लिए खासकर यहाँ सब आए हैं। अभी सब अलर्ट हो गए थे और ये देखकर राजवीर अपनी बात आगे बढ़ाकर बोला, जैसा कि सबको पता है कि मैं एक अंडरवर्ल्ड किंग हूँ, पर अभी मुझे अपनी ये पोजीशन छोड़कर ये किसी और को देनी होगी और मैंने सोच भी लिया है कि ये पोजीशन किसे मिलेगी। अचानक से उन्हें एक आवाज आई, ये पोजीशन मेरे बेटे अखिल सिन्हा को मिलेगी। कमलेश सिन्हा की आवाज सुनकर जहां फैमिली वालों का मुंह बन गया था, वही सभी गेस्ट अखिल को अपनी अजीब सी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि वो था ही ऐसा कोई भी काम नहीं था जो उस अखिल ने ना किया हो। स्मगलिंग, लड़कियों को बेचना, रे और ना जाने किन किन चीजों में उसका नाम आता था। जैसे ही अखिल वहां आया, उसकी नजर नेत्रा पर पड़ी और उसकी आंखों में हवस की आग दिखने लगी। जब रुद्रांश ने अखिल की नजरों का पीछा किया, उसने गुस्से में अपनी मुठियां बंद कर दी और देखा कि नेत्रा कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अगले ही पल रुद्रांश ने नेत्रा को अपनी बाहों में लिया और उसके चेहरे को अपने सीने में छिपा लिया। नेत्रा भी डर के मारे रुद्रांश के ब्लेजर को अपनी दोनों मुट्ठियों में भरकर बोली, मॉन्स्टर। रुद्रांश नेत्रा के बालों पर किस करते हुए बोला, मैं हूं ना यहाँ बेटू, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थ और कियान उन दोनों के आगे आकर खड़े हो गए, जिस वजह से अखिल की नेत्रा पर पड़ने वाली नजर ब्लॉक हो गई और वो उन दोनों भाइयों को घूरने लगा। वही राजवीर कमलेश को घूरते हुए बोला, अच्छा और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये पोजीशन आपके इस निकम्मे बेटे को दूंगा? अभी तो कमलेश भी अपनी शातिर मुस्कान के साथ बोला,
अगर तुम मेरे बेटे को ये पोजीशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे उस सीक्रेट को सारी दुनिया के आगे एक्सपोज कर दूंगा। इससे पहले राजवीर कुछ बोलता अर्थ की सबसे भयानक और बुलंद आवाज उसके कानों में गूंजी, ठीक है कर दो। वेट, ये काम भी तुम करने की मेहरबानी क्यों कर रहे हो? ये भी मैं ही कर देता हूँ। अर्थ ने वहां मौजूद गेस्ट की तरफ देखा और अपनी वही सर्द आवाज में बोला, हाँ तो सबको जानना था कि ये लड़की कौन है। उन लोगों ने बस अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी कि उनकी अर्थ के आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत उन लोगों में कहाँ थी। अर्थ नेत्रा के पास आया, जो अभी भी रुद्रांश की बाहों में थी। अर्थ ने नेत्रा का हाथ पकड़ा, जिसके बाद नेत्रा अर्थ की तरफ देखने लगी और अर्थ उसकी आंखों में डर साफ साफ देख पा रहा था। अर्थ नेत्रा के माथे पर किस करके अपनी बेहद ही प्यार भरी आवाज में उससे बोला, इट्स टाइम बेबी, जब आपकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आएगी। नेत्रा डर के मारे अपनी गर्दन ना में हिलाकर बोली, नहीं डैड। अर्थ ने नेत्रा के गालों को अपने हाथों में थामकर पूछा, यू ट्रस्ट मी बच्चा? नेत्रा ने हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद अर्थ नेत्रा के सिर पर अपना हाथ रखकर नेत्रा की आंखों में देखकर बोला, तो डैड आपकी कसम खाते हैं कि मेरे रहते मेरी बेटी के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा, फिर वो चाहे बाहर वाले हो या मेरी अपनी फैमिली। मुझे तुम्हारे लिए जिसके भी खिलाफ जाना पड़े, मैं जाऊंगा। अर्थ की इस बात ने नेत्रा का दिल पिघला दिया और उसकी आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें नीचे लुढ़की, जिसे साफ करते हुए अर्थ बोला, नो क्राइंग बेबी, चलिए। अर्थ ने अपने एक हाथ से नेत्रा का हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ नेत्रा की छोटी सी कमर पर रखा और उसे अपने साथ आगे लेकर आया। अर्थ नेत्रा को अपनी एक बाह में लेकर अपनी बॉसी और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, ये लड़की रायचंद फैमिली की बेटी है। ये अर्थ रायचंद की बेटी है। नेत्रा अर्थ रायचंद। अर्थ की इस आवाज से नेत्रा डर रही थी, पर उसके दिल को पता था कि उसके डैड कभी उसके साथ गलत नहीं करेंगे। वही जब वहां मौजूद गेस्ट ने अर्थ की बात सुनी, वो लोग पूरी तरह से सदमे में चले गए। उन लोगों में से एक रिपोर्टर अपने होश में आकर बोला, ये कैसे हो सकता है किंग? आप खुद अभी 30 के हैं और ये लड़की 15 की लग रही है अंडरस्को। अर्थ उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, 15 की नहीं, ये आज 18 की हुई है और तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ये मेरी बेबी सिस्टर है अंडरस्को। अचानक से उनके कानों में कमलेश सिन्हा की भद्दी सी आवाज गूंजी, बेबी सिस्टर नहीं अर्थ, ये तुम्हारी सटेप सिस्टर हैं, सौतेली बहन है। यही वजह है कि खुद तुम्हारे डैड ने इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया और इसीलिए तुमने इसे अपना नाम दिया। कमलेश की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे और कुछ तो नेत्रा को बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहे थे। जब नेत्रा को उस पर इतनी नजरें महसूस हुई, वो घबरा गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने अर्थ के ब्लेजर को बहुत कसके अपनी मुट्ठी में पकड़ा, जबकि उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रही थी। अर्थ ने जब उस कमलेश की बात सुनी, वो अपनी तेज आवाज में उस पर चिल्लाकर बोला, इनफ, बहुत बोल लिया तुमने, और एक बात भूलो मत कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं माफिया किंग हूँ और तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते, समझे? अर्थ की नजर नेत्रा पर पड़ी, जो बेहद डर गई थी, जिसे देखकर अर्थ ने झट से उसे अपनी बाहों में कैद किया और कमलेश को घूरकर बोला, अब रही बात मेरी बेटी की, तो उसके बारे में सोचने वाले, उसके लिए ऐसा कुछ भी बोलने वाले तुम होते कौन हो? यू आर नॉट आवर फैमिली अंडरस्को। अभी अखिल ने अपना गंदा सा मुंह खोला, हाँ तो ये लड़की भी आपकी फैमिली नहीं है किंग। अर्थ अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसे देखकर बोला, किसने कहा कि ये मेरी फैमिली नहीं है? लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं कि मैंने क्या बोला था। ये नेत्रा अर्थ रायचंद हैं। इस लड़की के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है और जिस किसी के भी साथ मेरा नाम जुड़ता है उसकी कीमत और जगह क्या होती है, ये शायद मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब से जिस किसी ने भी मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी बुरे लफ्ज यूज किए तो मैं खुद उसकी जुबान काट लूंगा। अर्थ की धमकी सुनकर वहां सब डर गए थे, पर उस अखिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तुमने मुझसे मेरी कीमती चीज छीनी अर्थ, मुझे वो पोजीशन चाहिए थी जिस पर तुमने अपना हक जमाया। अभी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब देखो कैसे मैं इस लड़की के जरिए तुम्हें तकलीफ पहुंचाता हूँ। अखिल नेत्रा की तरफ देखकर अर्थ से बोला, आपके कहने ना कहने से ये बात तो नहीं बदल जाएगी ना किंग कि ये लड़की नाजायज है। ये लड़की कुछ नहीं, सिर्फ एक पाप की निशानी है।
अचानक से राजवीर ने अखिल का कॉलर पकड़ा और उसके चेहरे पर अपने सॉलिड पंच देकर बोला, मेरी बेटी को पाप बोलेगा तू? उसकी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करेगा? राजवीर अखिल को मार रहा था और वहां किसी में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, और जो उसे रोक सकते थे उन्हें उसे रोकना नहीं था। वो तो बस राजवीर को उस अखिल को तोड़ते हुए देख रहे थे। राजवीर अखिल को बुरी तरह से किक करके बोला, मेरी बेटी नाजायज नहीं है, उसमें किसी का गंदा खून नहीं है, हमारा अंडस्को मेरा और मेरी महिमा का खून है। अभी राजवीर ने जैसे उन लोगों पर कोई बिजली ही गिराई थी, जिसके बाद अर्थ शॉक्ड होकर बोला, व्हाट? अभी तो कियान और रुद्रांश भी गहरे शॉक में थे, पर राजवीर की इस बात ने नेत्रा की पूरी दुनिया ही पलट दी थी। वही अखिल अपनी आधी बेहोशी में बोला, आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं पर मुझे नहीं। मैं जानता हूं कि आप अपनी बेटी को दुनिया के सवालों से बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो, पर सच तो यही है कि ये नाजायज है, ये पाप की निशानी है अंडस्को। अचानक से राजवीर ने अपनी गन निकाली और सीधे निशाना लगाया अखिल के दोनों आंखों में बीच में। जैसे ही राजवीर के गन से गोली चली, उसकी आवाज से ही नेत्रा कांप गई और अर्थ की बाहों में खुद को छिपाकर रोने लगी। जब कमलेश ने अपने बेटे की बॉडी को जमीन पर गिरते हुए देखा, वो चिल्लाया, अखिल अंडस्को। उसने अखिल के सिर को अपनी गोद में रखा, जो अभी खून से लथपथ हो चुका था, और उसके गालों को थपथपाकर बोला, अखिल उठ, आंखें खोल। अभी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि राजवीर के गन से निकली एक ही गोली ने अखिल को वही ढेर कर दिया था। राजवीर अखिल की बॉडी को अपनी तेज गुस्से भरी नजरों से देखकर बोला, मैंने बोला था कि मेरी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। देखा, अभी गवा दी ना इसने अपनी जान। अब जो कोई भी ये हरकत करेगा उसके साथ भी यही होगा, या फिर इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा। अर्थ ने उसकी बाहों में सिमटी हुई नेत्रा की तरफ देखा और बोला, नेत्रा अंडस्को। जैसे ही अर्थ ने नेत्रा को खुद से थोड़ा दूर किया, वो उसकी बाहों में झूल गई, जिसे देखकर अर्थ शॉक्ड हुआ और नेत्रा के गालों को प्यार से थपथपाकर बोला, ओह गॉड, बेबी आंखें खोलो, नेत्रा। नेत्रा ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर रुद्रांश अपनी चिंता भरी आवाज में अर्थ से बोला, अर्थ शायद शॉक्ड की वजह से बेहोश हुई हैं, इसे ऊपर लेकर चलते हैं। अर्थ ने अपना सिर हिलाकर नेत्रा को अपनी बाहों में उठाया और ऊपर उसके रूम की तरफ भागा। रुद्रांश, महिमा, राजवीर और आरंभ भी अर्थ के पीछे भागे, पर कियान और अध्यम वही थे। कियान वहां खड़े गेस्ट की तरफ देखकर अपनी सबसे भयानक आवाज में बोला, आप लोग क्या अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? लिव फ्रॉम हियर। कियान की धमकी ने उन लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके बाद उनके पास वहां से भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन लोगों के जाने के बाद उन दोनों की नज़र कमलेश पर पड़ी, जो अभी भी अपने मरे हुए बेटे का सिर अपनी गोद में रखकर वहीं बैठा हुआ था। उसे देखकर अध्यम अपनी सर्द आवाज में बोला, एंड यू मिस्टर कमलेश सिन्हा, तुम भी अपने इस घटिया बेटे की लाश उठाओ और चलते बनो यहाँ से, क्योंकि मुझे मेरे घर में तुम लोगों जैसी गंदगी पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर कमलेश अध्यम को घूरते हुए सोचने लगा, उस लड़की की वजह से मैंने मेरे बेटे को खो दिया, तो अब उसे इसकी मौत का बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को मार दिया, अब उसकी कीमत वो लड़की चुकाएगी। उसके कानों में कियान की आवाज पड़ी, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऋषभ अंडस्को। ऋषभ, सिक्योरिटी इंचार्ज, वहां आया, जिसे देखकर कियान अपनी बॉसी आवाज में बोला, इस लाश को उठाकर पैलेस के गेट से बाहर फिकवा दो, वो भी अभी, नहीं तो यहाँ तुम्हारी लाश पड़ी दिखेगी। जब ऋषभ ने कियान की भयानक धमकी सुनी, वो बेचारा घबरा गया और बोला, नहीं सर, मैं अभी ये काम कर देता हूँ। उसने झट से अपना वॉकी टॉकी निकाला और उस पर बोला, रॉबर्ट, ग्रोवर, कम इनसाइड। जैसे ही उन दोनों गार्ड्स को ऋषभ का ऑर्डर मिला, वो दोनों भागते हुए अंदर आए और वहां अपना सिर नीचे झुकाकर खड़े हो गए, जिसके बाद ऋषभ उनसे बोला, इसे, अखिल को, उठाओ और बाहर फेंक दो। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और कमलेश की तरफ आकर उन्होंने अखिल की बॉडी को पकड़ा, जिसके बाद कमलेश उन पर भड़कते हुए बोला, नहीं, मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो? अध्यम कमलेश को अपनी शैतानी स्माइल देकर बोला, तुम भी जाओ अपने बेटे के साथ, गो। अर्थ के रूम में अर्थ नेत्रा का हाथ पकड़कर बैठा था, जो बेड पर बेहोश लेटी हुई थी, और रुद्रांश नेत्रा को चेक कर रहा था। महिमा, राजवीर और आरंभ चुपचाप एक कोने में खड़े थे।
तभी कियान और अध्यम भी वहां आए और चुपचाप वहां खड़े होकर नेत्रा को ही देखने लगे। कुछ देर बाद जब रुद्रांश ने नेत्रा को चेक किया, तभी राजवीर ने अपनी चिंता भरी आवाज में रुद्रांश से पूछा, रुद्र क्या हुआ है नेत्रा को? राजवीर का सवाल सुनकर रुद्रांश राजवीर को घूरकर बोला, शौक लगा है इसे अभी, ये किस बात का ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा। वैसे भी आपने जो नीचे बताया था उसके बाद तो हम खुद शौक थे, तो इस बच्ची पर उसका क्या असर हुआ होगा? अर्थ नेत्रा के बालों को सहलाकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, रुद्र मुझे इस वक्त कुछ भी बात नहीं करनी, जो कुछ भी बोलना सुनना होगा वो कल होगा। अभी मुझे किसी से कुछ भी बात नहीं करनी और न ही किसी की कोई बात सुननी है। रुद्रांश ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और अर्थ महिमा की तरफ देखकर बोला, माँ आप नेत्रा की ड्रेस चेंज कर दो। महिमा अर्थ की तरफ देखकर बोली, ओके मैं ड्रेस चेंज कर देती हूँ, तब तक तुम फ्रेश होकर चेंज कर लो। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और वहां से उठा। वही अर्थ की बात सुनकर महिमा को छोड़कर वो सब भी वहां से चले गए। इस वक्त अर्थ बेड पर बैठा था। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और उसने ब्लैक लोवर और ग्रे टी शर्ट पहनी थी। वही महिमा ने भी नेत्रा का ड्रेस चेंज करके उसे उसका नाइट वेयर पहना दिया था। अर्थ ने नेत्रा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा था और उसकी पीठ बेड के हेडबोर्ड से सटी हुई थी। अर्थ के दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। क्या डैड ने पार्टी में जो कुछ भी कहा वो सच था, या फिर सिर्फ उस अखिल का मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने ये कहा कि नेत्रा उनकी और माँ की बेटी है? अगर ये बात सच है तो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, और क्यों नेत्रा हमारे साथ नहीं थी? अर्थ अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं, शायद डैड ने बात संभालने के लिए ये कह दिया होगा, क्योंकि अगर ये मेरी अपनी बहन होती तो मुझे इस बारे में जरूर पता होता। वैसे भी ये मेरी बहन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, ये मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। अर्थ कुछ देर तक और सोचने लगा और जब उसने टाइम देखा उसमें पूरे 2 बजे बज गए थे। अर्थ नेत्रा के पास लेटा और उसने नेत्रा को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर दी। अगली सुबह अभी वो सब हॉल में बैठे हुए थे और रुद्रांश खुद भी वहां मौजूद था। वही अर्थ नेत्रा को लेकर बैठा था, जो बिल्कुल चुप खोई खोई सी थी, और उसे ऐसे देखकर अर्थ और रुद्रांश के साथ वहां मौजूद सभी को तकलीफ हो रही थी। अर्थ ने नेत्रा के बालों पर किस किया और राजवीर की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, कल पार्टी में जो कुछ भी हुआ क्या हम उसके बारे में बात कर ले? अर्थ की बात सुनकर जहां सब अर्थ की तरफ ही देखने लगे, वही अर्थ अपनी रुड आवाज में राजवीर से बोला, आपको अभी भी चुप रहना है या कुछ कहना है डैड? राजवीर ने अर्थ की तरफ देखकर नासमझी में उससे पूछा, तू किस बारे में बोल रहा है अर्थ? राजवीर को समझ तो सब आ रहा था, पर वो जानबूझकर अनजान बन रहा था, जिसे देखकर अर्थ फ्रस्ट्रेशन में बोला, वाह, मतलब आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या आप जानकर अनजान बन रहे हो? अभी भी राजवीर अपना सिर हिलाकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। अब तो अर्थ के साथ साथ रुद्रांश ने भी अपना आपा खो दिया और अपनी ऊंची आवाज में बोला, अर्थ कल की बात कर रहा है मिस्टर रायचंद। कल आपने जो पार्टी में बोला था कि नेत्रा आपकी और माँ की बेटी है, क्या ये सच है? रुद्रांश की ऐसी आवाज सुनकर नेत्रा कांप गई, जिसे देखकर अर्थ रुद्रांश से बोला, रुद्र बेबी डर रही है, लोअर योर वॉइस। रुद्रांश ने एक नजर नेत्रा पर डाली, जो अभी अर्थ की गोद में थी, और डर की वजह से उसने अपना चेहरा अर्थ की गर्दन में छिपा दिया था। रुद्रांश ने अपने गुस्से को शांत कराने के लिए एक लंबी सांस ली और बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अभी राजवीर के दिमाग में कुछ चल रहा था, जिसके हाथों मजबूर होते हुए वो उनसे बोला, नहीं, ये सच नहीं है अंडरस्को। राजवीर की इतनी बात सुनकर ही अर्थ गुस्से में जंगली शेर की तरह दहाड़ते हुए राजवीर से बोला, वाह, दैट मीन्स आप आपके मतलब के लिए मेरी बेटी के इमोशंस को यूज कर रहे हो। कुछ तो शर्म करो डैड, ये बच्ची है और आप इसका यूज कर रहे हो फॉर सेविंग योर ब्लडी रेपुटेशन। अभी अर्थ की आंखों में आग नजर आ रही थी। वही नेत्रा अपनी खाली नजरों से बस राजवीर को ही देख रही थी। इस वक्त नेत्रा की मासूम आंखों में कोई उम्मीद भी नहीं थी और न ही उनमें कोई इमोशंस दिख रहे थे। वो पूरी तरह से खाली थे, जैसे उसने अभी अपनी आस ही छोड़ दी हो। राजवीर को भी ये कहने में काफी तकलीफ हो रही थी, पर वो मजबूर था और अपनी मजबूरी में अपनी बेटी की बलि कैसे चढ़ाता। राजवीर ने अपने चेहरे पर प्लेन एक्सप्रेशन रखे और बोला, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना।
इसी के साथ राजवीर वहां से चला गया, पर उसकी बात सुनकर रुद्रांश की मुठियां कस गई। तभी उसका ध्यान नेत्रा पर गया, जो अभी बेजान सी वहां बैठकर सब कुछ देख रही थी, पर उसके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकल रहा था। रुद्रांश ने अर्थ की तरफ देखा और बोला, अर्थ, क्या मैं नेत्रा को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? रात तक ये तेरे पास होगी, पर अभी के लिए लेट मी टेक हर विथ मी, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो इसके और इसकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। रुद्रांश की बात सुनकर अर्थ ने नेत्रा की तरफ देखा और नेत्रा की खाली आंखें, उसका खाली फेस देखकर अर्थ को भी काफी तकलीफ हुई, पर वो अपनी तकलीफ को साइड में रखकर बोला, बेबी, आपको जाना है रुद्र के साथ? अर्थ का सवाल सुनकर नेत्रा ने पहले रुद्रांश की तरफ देखा, जो अभी उसकी तरफ ही देख रहा था, और उसके बाद उसने अर्थ की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। नेत्रा का जवाब जानने के बाद अर्थ नेत्रा के माथे को चूमकर बोला, ओके। रुद्रांश नेत्रा की तरफ आया और उसने नेत्रा को अर्थ की गोद में से अपनी बाहों में ले लिया, जिसके बाद नेत्रा ने अपने हाथों को रुद्रांश के गले में डालकर अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छिपा दिया। अर्थ अपनी जगह पर से उठकर नेत्रा के बालों पर अपना हाथ फेरकर बोला, रुद्र, ध्यान रखेगा ना इसका? इस पर रुद्रांश नेत्रा को अपने और करीब करते हुए बोला, अपनी जान से ज्यादा टेंशन मत ले। अर्थ ने बस अपना सिर हिलाया और रुद्रांश नेत्रा के माथे पर किस करके बोला, चले बेटू। नेत्रा ने एक नज़र अर्थ की तरफ देखा और फिर अपना हाथ हिलाकर उसे बाय करने के बाद फिर से उसने अपना चेहरा रुद्रांश की गर्दन में छिपा दिया। उनके वहां से जाने के बाद अर्थ महिमा की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, माँ, आपके हस्बैंड का दिमाग खराब हो गया है, तो जाकर उसे ठीक करिए, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। अभी अर्थ काफी ज्यादा गुस्से में था, जिस वजह से उसकी आंखें तो लाल हो ही चुकी थी, पर उसका चेहरा भी पूरा लाल पड़ चुका था। महिमा जानती थी कि ऐसे में अर्थ को कुछ भी समझाना बोलना बेकार होगा, इसीलिए वो भी वहां से चली गई। अभी वहां वो चारों भाई ही मौजूद थे, जिसमें एक गुस्से की वजह से ज्वालामुखी बन गया था और दूसरा उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, भाई शांत हो जाइए अंडस को। अर्थ कियान की बात काटकर उस पर चिल्लाया, क्या शांत हो जाओ मैं कियान? तूने देखा नहीं कि अभी उन्होंने क्या बोला? उनके लिए मेरी बेटी के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, पर मेरे लिए हैं। उनकी वजह से उसकी आंखों से जो आंसू बहते हैं, उसे देखकर मेरा दिल जलता है। मैं मेरी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता, उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर मुझे बार बार वही देखने को मिल रहा है। अचानक से अर्थ की आवाज भारी हो गई और उन लोगों ने अपने बड़े भाई को पहले ऐसे कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो गए थे। अर्थ अपनी जगह पर बैठकर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ नेत्रा को खुश रखने की, उसे अपनी केयर और प्यार देने की, पर मैं खुद भी ये बात समझता हूँ कि उसकी लाइफ और दिल में जो उसके रियल डैड की जगह है वो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा। मैं चाहे कितना ही बेस्ट डैड क्यों ना बनूं, पर उसका डैडा कभी नहीं बन पाऊंगा। अभी अध्यम अर्थ को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, भाई प्लीज शांत हो जाइए, आप अपना 1000% दे रहे हो, पर आप वो सब कुछ नहीं कर सकते ना। आपसे जितना हो सकता है आप उससे कहीं ज्यादा कर रहे हो, पर आपको भी ये समझना होगा कि सब आपके हाथ में नहीं है। अगर उस बच्ची की किस्मत में उसके डैड का प्यार नहीं होगा अंडस को। अर्थ अध्यम की तरफ देखकर बोला, किसने कहा? उसका डैड मैं हूँ अध्यम, और मैं अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ रुद्रांश की गाड़ी में अभी वो दोनों रुद्रांश की गाड़ी में बैठे थे, जहां नेत्रा एकदम गुमसुम सी बैठी थी और रुद्रांश बस उसकी तरफ ही देख रहा था। रुद्रांश ने नेत्रा का हाथ पकड़ा और अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, बेटू, क्या हुआ आपको? आप ऐसे सैड क्यों हो, और मैंने आपसे एक वर्ड भी नहीं सुना आज। उसकी बात सुनकर नेत्रा ने अपना सिर नीचे झुका दिया और अचानक से उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू नीचे लुढ़क कर उसके थाई पर गिरने लगे। जब रुद्रांश ने नेत्रा के आंसू देखे, उसने नेत्रा को अपनी बाहों में लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर बोला, अरे क्या हो गया मेरे गुलाब जामुन को? नेत्रा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, डैडा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं मॉन्स्टर? क्या मैंने उनकी बेटी होकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसके लिए वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे? रुद्रांश नेत्रा के आंसू पोंछकर बोला, किसने बोला कि तुमने कोई गलती की है? रुद्रांश नेत्रा की आंखों में देखकर बोला, तुमने कोई गलती नहीं की बच्चे,
अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स हिज बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसमें तुम्हारी कहीं भी कोई गलती नहीं है। नेत्रा ने अपनी पलकों को ब्लिंक करके अपनी मासूमियत में उससे पूछा, कल उस बुरे वाले आदमी ने बोला कि मैं को नाजायज़ हूँ और मैंने बचपन से सुना भी कि मैं नाजायज़ हूँ, पर मुझे आज तक इसका मतलब किसी ने नहीं बताया। मॉन्स्टर, नाजायज़ मतलब क्या होता है? आपको तो पता होगा ना। आप इतने बड़े हो तो आप मुझे बताओ कि नाजायज़ क्या होता है। नेत्रा के इस सवाल ने रुद्रांश को 2 मिनट के लिए पॉज कर दिया और वो नेत्रा की तरफ देखकर सोचने लगा, शी इज़ कम्प्लीटली प्योर एंड इनोसेंट फ्रॉम हार्ट। अगर इसकी इनोसेंस किसी ने छीन ली तो? अचानक से रुद्रांश की मुठियां कस गई और वो अपने मन में ही अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरी हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। रुद्रांश ने उसकी बाहों में सिमटी नेत्रा की तरफ देखा और सोचने लगा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगा था नैना कि मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर इस मासूम के आगे मैं हार गया और इसकी मासूमियत ने मेरे पत्थर जैसे सख्त दिल को पिघलाकर उसे मोम बना ही दिया। तुमने उस दिन ठीक कहा था कि ये मुझे बदल देगी। रुद्रांश अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। अचानक से उसे अपने चेस्ट पर नेत्रा की उंगलियों की चुभन महसूस हुई और साथ ही साथ उसने नेत्रा की आवाज भी सुनी, मॉन्स्टर। रुद्रांश नेत्रा की तरफ देखकर बोला, हाँ बेटू। नेत्रा ने रुद्रांश की आंखों में देखकर उससे पूछा, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। नाजायज मतलब क्या होता है? रुद्रांश नेत्रा के बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, आप इसका मतलब आपके डैड से पूछना, वो आपको बताएंगे। नेत्रा रोने के वजह से लाल हुई अपनी नाक को पोंछकर कंफ्यूज होते हुए बोली, क्यों, आप क्यों नहीं? अभी रुद्रांश अपनी थोड़ी सी सर्द आवाज में बोला, मैं नहीं बता सकता और अभी जिद नहीं करना नेत्रा। नेत्रा ने में जवाब दिया, पर उसका चेहरा तो अभी भी उतरा हुआ ही था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त कमलेश सिन्हा अपने बेटे अखिल की चिता को आग दे रहा था। वहां सिर्फ उसके आदमी और माया थी, जिसने अपना चेहरा छिपाया था ताकि कोई उसका चेहरा ना देख पाए या वो किसी की, स्पेशली राजवीर की नज़र में ना आए। इस वक्त कमलेश की आंखों में भी नफरत की आग दहक रही थी और वो अपने बेटे के चिता की जलती उस आग की तरफ देखकर बोला, उस लड़की की वजह से मैंने अपना बेटा गवा दिया और अभी इसके बदले रायचंद फैमिली को क्या क्या गंवाना पड़ेगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उसकी बात सुनकर वहां खड़ी माया कमलेश के ताज़ा बने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हुए बोली, ये सब कुछ उस लड़की ने किया है कमलेश, उसकी ही वजह से अखिल मरा और वो वहां चैन से रायचंद फैमिली की लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं। माया ने उसके जख्मों को और कुरेदना शुरू किया, जिस वजह से वो गुस्से में बौखलाए हुए बोला, कब तक माया, कब तक वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगी? मेरे बेटे को मारा है उसने और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, जबकि उसकी वजह से ही उसके बाप ने मेरे बेटे की जान ली? उसको ऐसे गुस्से में पागल होते देख माया मन ही मन खुश हो रही थी। वही कमलेश अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं, अभी जब तक मैं उस लड़की से अपने अखिल की मौत का बदला नहीं ले लेता मैं इसकी राख पानी में नहीं बहाऊंगा। कमलेश की ये बात सुनकर माया अपनी टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सोचने लगी, अरे वाह, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। वैसे अगर ऐसा हुआ तो मेरा काम यही बुढ़ा पूरा कर देगा और फिर मैं वो करूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो नेत्रा भी मेरे रास्ते से निकल जाएगी और मुझे यूं ही बिना किसी मेहनत के रायचंद की अरबों की जायदाद भी मिल जाएगी। एक बार ये सब हो जाए फिर मुझे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। माया ने कमलेश के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखकर पूछा, कमलेश तुमने कुछ सोचा है कि तुम अपना बदला उस पाप की निशानी से कैसे लेने वाले हो? वो गुस्से में अपनी मुठियां बांधकर बोला, सोचा तो बहुत है और कल रात से मैं यही सोच रहा था, पर मुझे सही मौके की तलाश है। माया कंफ्यूज होकर बोली, मतलब? वो माया की तरफ देखकर बोला, मतलब ये माया कि वो कोई मामूली सी कॉमन लड़की तो नहीं है जिसे हम बहुत आसानी से टारगेट कर पाएंगे, उसे तकलीफ पहुंचाएंगे और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना सोचो कि वो माफिया किंग की बेटी है और ऐसे में उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी फैमिली ने, स्पेशली किंग ने कितनी कड़ी सिक्योरिटी लगाई होगी। उस सिक्योरिटी को ब्रेक करके उसे मारना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी और मुझे पता है कि इसमें कौन मेरी मदद करेगा। माया अपनी भौहों को चढ़ाकर बोली, कौन? कमलेश? अचानक से कमलेश के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आई और वो बोला,
वही जिसका नाम बुराई वाले कामों में सबसे ऊपर रहता है और लड़कियों को नोचना उसका सबसे बड़ा शौक है। माया ने फिर से उससे पूछा, ऐसा कौन है? कमलेश ने माया के सवाल का कोई जवाब तो नहीं दिया, पर उसके होठों पर शातिर मुस्कान जरूर थी। दूसरी तरफ रुद्रांश की गाड़ी में रुद्रांश की बात सुनकर नेत्रा का चेहरा मुरझा गया था और उसकी आंखों में से अभी भी आंसू निकल रहे थे। रुद्रांश ने नेत्रा को रोते हुए देखा और बोला, नेत्रा स्टॉप क्राइंग। अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम रोई हो तो वो मेरा कीमा बना देगा बेबी। अभी तो रुद्रांश के कुछ कहने का भी नेत्रा पर कोई असर नहीं हुआ और लास्ट में रुद्रांश सिंह राजवंश एक 18 साल की लड़की के आगे अपने घुटने टेकते हुए बोला, अच्छा, आप मुझसे जो पूछोगे मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अभी तो रोना बंद करो बेटू। नेत्रा अपनी भीगी पलकों को झपका कर बोली, पक्का आप मुझे बताओगे कि नाजायज क्या होता है मॉन्स्टर? रुद्रांश नेत्रा के आंसू पोंछकर हाँ तो बोला, पर बेचारे को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नेत्रा को क्या और कैसे समझाए। पर फिर भी नेत्रा के लिए वो उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगा, पहले घर चले। इस वक्त रुद्रांश की गाड़ी आर मेंशन के आगे खड़ी थी, पर अभी रुद्रांश का पूरा ध्यान नेत्रा पर था। अचानक से उसे गाड़ी के बाहर से गाड़ी की खिड़की पर नॉक होने की आवाज आई, जिस वजह से वो अपनी दुनिया से बाहर आया और उसने देखा कि बाहर उसका एक गार्ड खड़ा था। रुद्रांश ने खिड़की का कांच नीचे किया और अपनी रुड आवाज में बोला, क्या हुआ? इस पर वो गार्ड अपना सिर नीचे झुकाकर बोला, सर हम पहुंच गए। रुद्रांश ने उसे हम में अपना जवाब देकर नेत्रा की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो बेटू घर आ गया है। जब रुद्रांश ने नेत्रा को देखा, उसे उसकी आंखों में आंसू नजर आए, जिसे देखकर रुद्रांश अपनी इरिटेड आवाज में बोला, अरे मैंने बोला ना तुम्हें कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा, तो फिर क्यों रो रही हो? रुद्रांश की आवाज सुनकर नेत्रा रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, आंसू नहीं रुक रहे मॉन्स्टर, पर आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर रुद्रांश अपने चेहरे पर अपने हाथ फेरकर सोचने लगा, अभी मैंने कहाँ गुस्सा किया यार, लगता है इस लड़की के मूड स्विंग्स चल रहे हैं। रुद्रांश अपनी सर्द आवाज में नेत्रा से बोला, नेत्रा मैंने तुम पर गुस्सा नहीं किया। अभी नेत्रा सच में सिसक कर बोली, आप अभी भी मुझसे गुस्से में बात कर रहे हो। मुझे पता चल जाता है कि कौन कैसे मुझसे बात करता है और गुस्से वाला तो पहले समझ जाता है। उसको रोते सिसकते हुए देखकर रुद्रांश भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, हाँ आ रहा है मुझे गुस्सा, क्योंकि तुम मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही हो। एक बार में मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। बस अभी तो नेत्रा की डर के मारे हालत खराब ही होने लगी थी और वो पूरी तरह से कांपते हुए रुद्रांश से बोली, आप सच में मुझ पर चिल्ला रहे हो? मुझे डैड के पास जाना है, वो मुझ पर नहीं चिल्लाते। नेत्रा अभी भी गाड़ी में ही बैठी थी और आगे ड्राइवर भी उसकी सीट पर था। नेत्रा आगे ड्राइवर की तरफ देखकर पैनिक करते हुए बोली, अंकल आप मुझे डैड के पास लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये मुझ पर गुस्सा कर रहे, चिल्ला रहे हैं, मुझे डैड के पास जाना है, मुझे डैड के पास लेकर चलो। जब रुद्रांश ने नेत्रा को ऐसे पैनिक करते हुए देखा, वो खुद भी घबरा गया और उसने गाड़ी में आकर झट से नेत्रा को अपनी बाहों में लिया, जो डर से कांप रही थी। रुद्रांश धीरे धीरे नेत्रा की बैक पर सर्कल बनाकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, बेबी देखो आई एम सॉरी, मेरे गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता और उसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं ना। देखो पैनिक नहीं करना है, शांत हो जाओ, मैं फिर से गुस्सा नहीं करूंगा, काम डाउन बेटू। रुद्रांश ने नेत्रा को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में लेकर ही मेन डोर ही तरफ बढ़ा। वही नेत्रा रुद्रांश के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींचकर बोली, ना आप गुस्सा करोगे और फिर मुझे बंदस को बैट से मारोगे भी। रुद्रांश नेत्रा को लेकर अंदर आया, पर जब उसने नेत्रा की बात सुनी वो खुद पूरी तरह से शॉक्ड हुआ और उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए। रुद्रांश ने नेत्रा को लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर बिठाया और खुद उसके आगे अपने घुटनों पर बैठा। रुद्रांश ने नेत्रा के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और अपनी नॉर्मल आवाज में बोला, नेत्रा क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं तुम्हें मारूंगा? तुम मुझे अपनी उस सो कॉल्ड सेल्फिश मॉम की तरह समझती हो? मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठा सकता तो बेल्ट से क्यों मारूंगा बेटू? आप सिर्फ आपके डैड के लिए नहीं, मेरे लिए भी उतने ही स्पेशल हो। नेत्रा की नजरें अभी तक नीचे ही थी, पर जब उसने रुद्रांश के मुंह से वो लास्ट लाइन सुनी,
उसने अपनी पलकों को उठाकर उसकी तरफ देखा और अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता मॉन्स्टर। सब मेरा ट्रस्ट तोड़ देते हैं। मुझे ट्रस्ट करना होता है पर अंडस को। रुद्रांश छत से वहां से उठकर नेत्रा के पास आया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, शश, आई कैन अंडरस्टैंड। आपको मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है बेटू। रुद्रांश कुछ देर तक नेत्रा को वैसे ही उसकी बाहों में लेकर बैठा था और वहां जितने भी सर्वेंट्स थे वो लोग उन्हें चुपके चुपके देख रहे थे, पर किसी में रुद्रांश के आगे आने की हिम्मत नहीं थी। अभी रोने की वजह से नेत्रा का सिर दर्द करने लगा था, जिस वजह से रुद्रांश की बाहों में ही उसने अपना सिर पकड़ लिया और नेत्रा को ऐसे देखकर रुद्रांश बोला, क्या हुआ, सिर दुख रहा है? नेत्रा ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी आंखों को ब्लिंक किया, जिसके बाद रुद्रांश नेत्रा के माथे पर किस करके बोला, इतना रोओगे तो ऐसे ही होगा ना बच्चे। एक काम करते हैं, हम पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आप थोड़ी देर सो जाना। रुद्रांश की इस बात पर नेत्रा अपनी छोटी छोटी सूजी हुई आंखों से उसे देखकर बोली, पर आप मुझे नाजायज का मतलब कब बताओगे? आपने बोला कि आप बोलोगे। रुद्रांश अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ मैंने बोला, पर अभी तुम्हें सिरदर्द हो रहा है तो पहले आराम और फिर सब काम और बातें। ओके। नेत्रा ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वही मुंबई की दूसरी तरफ अध्यम अपने काम से यहाँ आया था और वो इस वक्त अपनी टीम के साथ था। अध्यम कहने को तो ऑफिसर था, पर वो ज्यादातर अपनी सिविल ड्रेस में ही होता था। बाय चांस वो अपनी खाकी वर्दी पहन ले, वो भी किसी अमावस्या या पूर्णिमा वाले दिन। अध्यम वहां खड़ी अपने टीम की तरफ देखकर बोला, तुम्हें पूरा यकीन है कि लड़कियों की तस्करी यही हो रही थी? इस पर दूसरा ऑफिसर अपना सिर हिलाकर बोला, जी सर, ये वही जगह है जहां ये सब चल रहा था। अध्यम अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाकर बोला, अभी यहाँ कुछ भी नहीं है। अचानक से वहां एक कांस्टेबल आया और अध्यम से बोला, सर, अध्यम सर। जब अध्यम ने उसकी आवाज सुनी, वो इरिटेट होकर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोला, क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? उसकी ऐसी आवाज सुनकर वो डरते हुए अध्यम से बोला, वहां एक लड़की बेहोश पड़ी है। जैसे ही अध्यम ने उसकी ये बात सुनी, वो भागते हुए उस तरफ आया और उसके पीछे उसकी टीम भी आई। अध्यम ने देखा कि वहां एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी और उसके बालों से उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। अध्यम उस लड़की के पास आया और उसने उसके चेहरे के ऊपर से उसके बालों को हटाया, जिस वजह से उस लड़की का खूबसूरत चेहरा आगे आया, जिसे अध्यम देखता ही रहा। तभी उसकी नज़र उस लड़की के सिर पर लगी चोट पर पड़ी, जहां से खून निकल रहा था। अध्यम ने झट से अपना रुमाल निकाला और उसे उस लड़की की चोट पर रखकर अपने दूसरे हाथ से उसके गाल थपथपाकर बोला, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उस लड़की ने ना ही कुछ रिस्पॉन्स किया और ना अपनी आंखें खोली, जिसे देखकर अध्यम ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपनी टीम की तरफ देखकर बोला, तुम लोग अच्छे से इस जगह की छान-बीन करो, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो इन्फॉर्म मी, मैं इस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। उन लोगों ने बस अपना सिर हिलाया और अध्यम उस लड़की को लेकर उसकी गाड़ी में बैठा। अध्यम उसके पीले पड़े हुए चेहरे की तरफ देखकर बोला, कौन है ये लड़की और ये वहां कैसे पहुंची? वो उसकी चोट की तरफ देखकर बोला, ये सब तो इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अर्थ के फार्म हाउस में इस वक्त सिद्धि वहां मौजूद थी और उसके अलावा अर्थ खुद वहां था। अर्थ ने गुस्से की वजह से वहां की कुछ चीजें तोड़ दी थी, जिस वजह से सिद्धि डरते हुए अर्थ से बोली, अर्थ आप प्लीज गुस्सा मत करिए अंडस को। अचानक से अर्थ ने सिद्धि का गला पकड़ा, पर उसकी पकड़ सिद्धि के गले पर बहुत ही हल्की सी थी, जिससे सिद्धि को कोई तकलीफ नहीं हुई। अर्थ सिद्धि के चेहरे के पास आया और अपनी गहरी आवाज में बोला, गुस्सा ना करूं, गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मैं? तुम बोलो क्या करूं? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो ना, और वैसे जानोई भी कैसे नहीं, आफ्टर ऑल मेरी बीवी जो हो, क्यों मिसेज सिद्धि अर्थ रायचंद। सिद्धि की आंखों से अचानक आंसू बह गए और वो बोली, अर्थ, इस बारे में किसी को भी पता नहीं है अंडस को। अर्थ फिर से उसकी बात काटकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, हाँ इस बारे में किसी को भी पता नहीं है एंड इट्स यू। तुमने ही कहा था कि तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में, हमारी मैरिज के बारे में किसी को नहीं बताना, और जब हमने हमारे पेरेंट्स को बताने का डिसाइड किया था उस दिन क्या किया था तुमने? तुमने मुझे, अपने पति को वुमनाइजर बना दिया था।
इसी के साथ अर्थ ने सिद्धि का गला छोड़ा और खुद बेड के किनारे पर अपने सिर पर हाथ रखे बैठ गया। सिद्धि अर्थ के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, अर्थ उस दिन मैंने वो सब देखा और मुझे लगा कि आप अंडरस्को। अर्थ उसकी पकड़ से अपना हाथ खींचते हुए बोला, क्या लगा था तुम्हें कि मैं उस लड़की के साथ सोया था? फ्लैशबैक 5 साल पहले, नाइट ईगल क्लब। इस वक्त उस क्लब में अर्थ और सिद्धि मौजूद थे और दोनों ही उनका वो टाइम एंजॉय कर रहे थे। अर्थ का हाथ सिद्धि की कमर को सहला रहा था और वैसे भी वहां काफी ज्यादा अंधेरा था तो किसी को कुछ नहीं दिख रहा था। अर्थ सिद्धि की कमर पर अपनी उंगलियां फेरकर बोला, सिद्धि तुमने क्या फैसला लिया है? अभी सिद्धि कंफ्यूज थी और उसने अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अर्थ से पूछा, किस बारे में अर्थ? आप मुझे क्लियरली बताइए। अचानक से अर्थ ने सिद्धि को उसकी जगह पर से खींचकर अपनी गोद में बिठाया और उसकी गर्दन पर सेंशुअल तरीके से किस करते हुए बोला, पागल, मैं हमारे बारे में बात कर रहा हूँ। वी आर मैरिड और ये बात हमने घर में नहीं बताई, तो कब बतानी है? अर्थ की उन शरारत भरी हरकतों से ही सिद्धि उसकी बाहों में पिघल सी रही थी और अर्थ अभी उसे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। सिद्धि अपनी आवाज को काबू में रखकर बोली, अर्थ मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ये बात उन्हें साथ में बताएं, इस वीकेंड पर। अर्थ सिद्धि के थाइज पर अपनी उंगलियां चलाकर बोला, दैट्स ग्रेट आइडिया बेबी, पर अभी के लिए लेट्स एंजॉय और वैसे भी आज मैं लिव पर हूँ, तो वी कैन हैव ड्रिंक्स। सिद्धि ने भी हाँ में जवाब दिया ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा, तो सिद्धि ने कॉल रिसीव किया और फोन पर बात करने लगी। सिद्धि के एक्सप्रेशंस चिंता वाले हो गए थे, जिससे अर्थ भी अलर्ट हुआ और जब सिद्धि ने कॉल रखा, अर्थ ने सिद्धि से पूछा, किसका कॉल था सिद्धि? सिद्धि अर्थ की तरफ देखकर बोली, घर से मम्मा की कॉल थी, कुछ काम है तो बुलाया है। अर्थ अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, मैं चलूं? वैसे भी तुम जाओगी तो मैं अकेले यहाँ बोर हो जाऊंगा। अर्थ की इस बात पर सिद्धि मुस्कुराते हुए बोला, नो ने डॉक्टर साहब, आप यहाँ आपका मी टाइम एंजॉय करिए, मैं फटाफट जाकर वापस आती हूँ ना, क्योंकि मुझे भी तो आपके साथ रहना है। अर्थ अपनी शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, मतलब तुम रिटर्न आओगी? सिद्धि अर्थ की आंखों में देखकर बोली, हाँ, जैसे ही मेरा काम पूरा होता है मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी हब्बी। अर्थ सिद्धि के करीब आया और सिद्धि के लोअर लिप पर बाइट करके बोला, नॉट बैड, बट जल्दी आना, तब तक मैं कुछ माफिया रिलेटेड काम कर लूंगा, मुझे यही एक मीटिंग भी अटेंड करनी है। सिद्धि अर्थ के गालों पर किस करके बोली, ओके बाय हब्बी। अर्थ ने सिद्धि की कमर को थोड़ा कसके पकड़ा और अगले ही पल उसके होठों पर एक डीप किस करके बोला, बाय वाइफी। सिद्धि वहां से चली गई और कुछ देर बाद अर्थ भी उसके माफिया मीटिंग में बिजी हो गया। रात के 11 बजे सिद्धि क्लब में वापस आई। पहले तो उसने नीचे अर्थ को देखा, पर जब अर्थ उसे नीचे नहीं मिला वो ऊपर उनके रूम में गई, जो अर्थ ने हमेशा के लिए उसके नाम से बुक करवाया था। सिद्धि ने उसके पास पड़ी हुई पर्सनल चाबी निकाली और उसने ये सोचते हुए धीरे से दरवाजा खोला कि अर्थ अंदर सोया होगा। जब सिद्धि ने दरवाजा खोला, उसे अर्थ सोया हुआ तो मिला, पर साथ ही साथ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक भी मिला। अर्थ उस बेड पर एक लड़की के साथ था और दोनों ही पूरी तरह से अनड्रेस थे। अर्थ गहरी नींद में था, पर वो लड़की अर्थ को ही देख रही थी। जब सिद्धि ने ये सब देखा, वो अंदर से टूट गई और फिर उसने अर्थ से अपना रिश्ता तोड़ लिया। फ्लैशबैक एंड अर्थ सिद्धि की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, जो तुमने वहां देखा था वो सिर्फ प्लान था, जिसमें तुम फंस गई और तुमने वही किया जो लोग तुमसे करवाना चाहते थे। सिद्धि अर्थ के हाथ को फिर एक बार पकड़कर उस पर अपना सिर रखते हुए बोली, मुझे सच में पता नहीं था अर्थ कि मुझे आपसे दूर करने के लिए ऐसा कुछ प्लान बनाया होगा। अचानक से अर्थ ने सिद्धि के गालों को अपने हाथों में भरा और बोला, तुम माफिया किंग की बीवी हो तो तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी, पर ना तुमने कुछ समझा और ना मुझ पर ट्रस्ट किया। उसने सिद्धि के गालों को छोड़ा और अपना मुंह फेर दिया। सिद्धि ने जब अर्थ को उससे अपना मुंह फेरते हुए देखा, उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर सा गया और वो अर्थ के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोली, आई एम सॉरी अर्थ, आप मुझसे जो भी करने के लिए बोलेंगी वो सब मैं करूंगी, पर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई नो कि आप किसी को भी सेकंड चांस नहीं देते हो, पर मुझे एक बार एक सेकंड चांस देकर देखिए, मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। पूरे 5 सालों से आपसे दूर रहती आई हूँ अंडरस्को।
अर्थ ने सिद्धि के कंधों को पकड़ा और उन्हें धीरे से प्रेस करके बोला, तो दूर भी तुम ही गई थी सिद्धि। मैंने तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश की पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और चली गई मेरी लाइफ से। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड और अपनी बहन नैना को भी खो दिया। मेरी नज़रों में मेरे डैड गुनहगार बन गए, जो एक वक्त पर मेरे आइडियल थे। अर्थ की बात सुनकर अभी सिद्धि को उसका गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि उस रात का सच तो उसे बहुत पहले पता चल चुका था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अर्थ सिद्धि से काफ़ी दूर हो गया था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।